नमस्कार, वर्च्यू बेबी में आज फिर आप सबके साथ है। और अभी जो हमने पिछली कड़ी में बात की थी वो ये कि किस तरह की डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है जब कोई भी स्त्री माँ बनती है, क्योंकि बहुत सारी हमारे मन में कन्फ्यूजन्स चल रही होती हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है और कितनी सारी बातें समझ में आई, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हम जानना चाहते हैं। तो आज फिर हमारे साथ है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट संध्या पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। संध्या, अभी तक जो हमने समझा वो ये कि इन उस पूरे फेज में जो डाइट है, जो जो भी ट्राइमेस्टर्स जिन्हें कहते हैं, उनमें क्या क्या चाहिए होता है और कैसे कैसे डाइट को ठीक रखना है और क्या कुछ खाना ज़रूरी है। बड़े तौर पे तो हमने बात कर ली है, लेकिन आपने कहा था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उनके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई तरह के सप्लीमेंट्स भी इस टाइम पे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल, तो क्या वो नेचुरल डाइट में भी हमें ज़्यादा बढ़ाने चाहिए? क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक बोला। हमने जो पहले कवर किया था वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स था। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। और अब हम बात करेंगे, थोड़ा फोकस करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। माइक्रो जैसे नाम से पता चल रहा है कि स्मॉल क्वांटिटी में, यानी कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ये कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब ये कतई नहीं है कि वो कम इम्पॉर्टेंट है। और प्रेगनेंसी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की इम्पॉर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में अक्सर जो लेडीज़ हैं वो आयरन सप्लीमेंट पे होती हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट पे होती हैं, फोलिक एसिड सप्लीमेंट पे होती हैं। ये सप्लीमेंट्स उन्हें दिया ही जाता है। लेकिन जैसे आपने खुद ही कहा, ये सप्लीमेंट्स हैं। सप्लीमेंट का मतलब है जो बच गया या जो कमी रह गई वो पूरा करना। और वो कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट दी जाती है। हमें डाइट में उसको अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है। जब हम आयरन सप्लीमेंट्स, आयरन की बात करते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, कुछ 25% के करीब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आयरन हमें बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है। तो डाइट में आयरन का रोल बहुत है, उस वक्त हमें लेना होगा। जिसमें कि सोर्सेज हमारे खाने में क्या क्या होंगे, वो होंगे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, नट्स जो हैं, वॉलनट्स, आलमंड्स, कुछ सीड्स जो हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ सिसेम सीड्स हम बोलते हैं, और सनफ्लावर सीड्स होते हैं। उसके बाद जो वाटरमेलन सीड्स में बहुत अच्छा आयरन होता है। एक और सीड कहते हैं जिसे गार्डन क्रेस सीड्स कहते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। और अगर हम थोड़े से भी इन सीड्स को हल्का सा भुन के, ये आजकल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और अपने सलाद में, अपने खाने में डाल लें तो आयरन हमें मिलेगा। डेट्स में बहुत आयरन होता है। बिना शुगर वाला ले लें, क्योंकि डेट्स भी शुगर कोटेड आते हैं, तो बिना शुगर कोटेड वाला ले लें। फिग्स ले लें, वो अच्छे हैं। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से नट्स, थोड़े से सीड्स का कॉम्बिनेशन, और जनरली हमें डाइट में फ्रूट्स के बारे में भी मैं अभी बात करूँगी, तो ये हमें आयरन हमारी डाइट में देंगे। एक और लोगों को ये मिथ है कि अनार के जूस में बहुत आयरन है। अनार में भी आयरन होता है। 100 ग्राम में कुछ 1.5 मिलीग्राम आयरन होता है, उसके अंदर होता है, लेकिन ये बाकी फलों में जैसे थोड़ा होता है वैसे उसमें होता है। तो अलग से अनार का जूस और पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आके, महंगा है सस्ता है, हम लोग ज़बरदस्ती, कुछ लेडीज़ को तो उससे वॉमिटिंग होती है, पर हम ज़बरदस्ती आयरन बढ़ाने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी, जब मैं आयरन की बात कर रही हूँ, आयरन एब्जॉर्प्शन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में आयरन एब्जॉर्प्शन उतना बढ़िया नहीं हो पाता। तो हमें अपनी डाइट में विटामिन सी बढ़ाना होगा। विटामिन सी के सोर्सेज वही हैं, नींबू हो गया, तो खाने में हल्का सा लेमन डाल दिया, या हमने थोड़े से आंवला की चटनी इस्तेमाल कर ली, या टमाटर में भी विटामिन सी होता है। तो अपनी डाइट में अगर हम विटामिन सी साथ में लेंगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। उसी तरह से हम अगर फर्मेंटेड, खमीर करना जिसे कहते हैं, या अंकुरित करने से भी आयरन की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। लोहे की कढ़ाई में भी हम एक आधा सब्जी बनाए तो थोड़ा सा आयरन वहाँ से भी लीच होके हमारे खाने में जाता है। दूसरी चीज़, आयरन इनहिबिट करने वाली चीज़ें, जो आयरन हमारे शरीर में नहीं लगेंगी, वो है टैनिन्स, यानी चाय में या कैफीन। ये हमें अपने नाश्ते के साथ या खाने के साथ चाय कॉफ़ी पीने की जो आदत है वो नहीं करनी। हमें कम से कम 2 घंटे का गैप देना चाहिए चाय कॉफ़ी। वैसे भी प्रेगनेंसी में मैं कॉफ़ी 1 कप, 1 डेढ़ कप से ऊपर हमें नहीं लेना चाहिए कैफीन अपने खाने में। आपने कहा कि चाय और कॉफी अगर आप खाने के साथ लेते हैं तो वो तो आयरन खाने में एब्जॉर्ब नहीं जो होता। आयरन है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं आयरन के साथ, जो कि अनअवेलेबल होता है, यानी बॉडी को मिल नहीं पाएगा। इसलिए जो हम नाश्ते के साथ चाय या परोठी के साथ चाय, जो हमारी आदत है, उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। उससे अच्छा होगा कि हम एक नींबू पानी का 1 ग्लास साथ में ले लें। एक और चीज़ है आयरन सप्लीमेंट और कैल्शियम सप्लीमेंट,
दोनों को इकट्ठे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में compete करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। सो वो भी हमें नहीं करना है। और आयरन का जो सप्लीमेंट है वो बेहतर है कि अगर हम एक गिलास नींबू पानी के साथ ले लें तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो आयरन के बारे में हम ये थोड़ी बहुत चीज़ें अगर कर लें तो जो डेफिशिएंसी है हमारी वो कम हो सकती है। और अगर सप्लीमेंट आपके डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया है तो उसे ज़रूर नियम से लें। अगर उसको हज़म करने में या किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो अपने डॉक्टर को या डाइटिशियन को बताएं, ताकि फिर वो डिफरेंट प्रेपरेशन ट्राई कर सकें, ताकि जो कि आपको सूट करे, जो इंडिविजुअल को सूट करे। यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहूँगी कि आप इस बात को भी ज़रूर बताएं कि जो रेकमेंडेड है अगर वो नहीं करते हैं, अगर हम नहीं ले रहे हैं, तो ये मेरी बॉडी पे और बच्चे की बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, व्हाट इज रियली हैपनिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमसे नहीं खाया गया, खासकर सप्लीमेंट्स की जहाँ बात आती है, तो देन वी इग्नोर कि नहीं किया, बट इसका उस पर क्या इफेक्ट, रियल इफेक्ट क्या हो रहा है। देखिए, देखा जाए तो अगर हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी की, आयरन डेफिशिएंसी की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी कैन हैव मेजर complications at the time of delivery, at the time of childbirth, low, because brain development of the baby is happening, उस वक्त हो रहा है, तो लो बर्थ वेट बेबी और जितनी भी बेबी के डेवलपमेंट और ग्रोथ से रिलेटेड है, क्योंकि वो आयरन जो है वो बच्चे के लिए भी चाहिए, प्लेसेंटा को चाहिए, फीटस को चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं डराना नहीं चाहती, बट वो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत हैं। इसी वजह से रेगुलरली आयरन की, हीमोग्लोबिन की जांच होती है, और अगर पूरा नहीं है तो इन्फ्यूजन तक लगाए जाते हैं ताकि आयरन लेवल जो है वो बराबर हो जाए। सो बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि complications can happen if this is not taken care of, and that is the reason gynecologist चाहे कुछ और देखे, ये एक ज़रूरी चीज़ है जो हमेशा मॉनिटर करती है, बिकॉज ये उसके पूरी, आपने कहा कि डिलीवरी के प्रोसेस और बेबी की ग्रोथ वेरी उसके लिए करेक्ट, बहुत उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और, आज हम इतने सारे कलर्स देख रहे हैं, तो एक और जो चीज़ रेकमेंड की जाती है वो डाइट में भी हर कलर को इनकॉर्पोरेट करने का, व्हाट इज द रीज़न, खासकर प्रेगनेंसी में अगर हम देखें। देखिए, प्रेगनेंसी में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे लिए वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर रहे थे, हमने आयरन की बात की, कैल्शियम एक मिनरल है, कैल्शियम दूध से, दही से, इससे मिलता है। उसके अलावा वाइटामिन्स की बात करें तो अलग अलग, मैं एक एक वाइटामिन की बात नहीं करूंगी, लेकिन जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं इनमें बहुत सारे एसेंशियल विटामिन और मिनरल होते हैं। उसका एक कंकॉक्शन होता है, मतलब सब कुछ मिला जुला होता है, जो कि क्योंकि वो इकट्ठा होता है उसमें एब्जॉर्प्शन के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे फाइटोन्यूट्रिएंट बोला जाता है, यानी प्लांट न्यूट्रिएंट, जो कि न्यूट्रिएंट तो नहीं है लेकिन एंटीऑक्सीडेंट लाइक प्रॉपर्टीज़ देता है। आप देखेंगे कलर्स जो होते हैं पौधों में, किसी में रेड कलर है, कुछ फलों में ऑरेंज कलर है, कुछ फलों में पीला कलर है, इनको फाइटोन्यूट्रिएंट्स या फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं, जो कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। किसी भी बीमारी से बचने के लिए, कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचने के लिए ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सो ये जो कलर्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं, कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, फाइटोएस्ट्रोजेंस कहते हैं हम, इनफैक्ट सोया में और टोफू में बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको कि जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी ऐसी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस देते हैं जो कि बीमारियों से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज़ है जिसमें कि एज इट इज़ हम लोग बात करते हैं कि दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं दूसरी दवाइयाँ, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कैसे लेडी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखे, क्योंकि सीज़न चेंज होंगे, मौसम बदलेगा, कुछ ना कुछ हम कहते हैं बाहर का खाना नहीं खाना है, क्योंकि फिर अगर कोई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट हो तो उसमें भी नहीं। तो अगर हम बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें जो कि उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, तो दैट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हैविंग दोज काइंड ऑफ इन्फेक्शंस ऑल्सो। सो दो चीज़ें हो जाती हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमें वाइटामिन्स, मिनरल्स, और जिसको कि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, और दूसरा एडिशनल फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और एसेंशियल कलर्स। सो हम आजकल कहते हैं रेनबो डाइट, जितने कलर्स लेंगे आप, अगर अपने खाने में देखेंगे कि अगर बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं तो उसके अंदर हमने थोड़ी ब्रोकली ले ली, बेल पेपर्स येलो ऑरेंज, उसके अंदर हमने थोड़े से कॉर्न्स डाल दिए, उसके अंदर हमने मशरूम्स डाल दिए। सो ये अपने आप में न्यूट्रिएंट लोडेड
सैलड हो जाएगा, जो कि हम एज इन बिटवीन स्नैक जो हम खाते हैं कि इन बिटवीन में हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, तो वो नहीं करना है. रादर देन हैविंग बिस्किट्स वी कैन हैव ऑल दीज कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन टू डाइट. तो वो एक इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला काम करेगा अलॉन्ग विद वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. सो हम नॉर्मली कहते हैं 5 to 8 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी टेकन. ओके. तीसरा कारण उसका है फाइबर्स, जो मैंने पहले भी बताया था. कॉन्स्टिपेशन होना, इंडाइजेशन होना, ये बहुत बहुत कॉमन चीज़ें हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो अगर हम इनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेंगे, क्योंकि उसमें फाइबर लोडेड होता है, तो कॉन्स्टिपेशन की चिंता नहीं होगी और द लेडी कैन बी कंफर्टेबल टिल द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी एज वेल. So from that point of view, fruits and vegetables, the color in it, the peel in it, the pulp in it, सारी चीज़ें जो हैं वो उसको एक overall nutrient loaded और product आपने हम जैसे बोल कहा सकते कि हैं. 4 या 5 सर्विंग्स, हाँ, यू नो लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक बार Exactly. खाने के बाद देन जैसे कि हमने खा लिया, हाँ, तो वो हाँ. जो एक रेगुलर टाइम पे खाकर Exactly, रेगुलरली exactly. करने की जरूरत है. जैसे हम अपने बच्चे के लिए करते हैं, वी हैव टू बिल्कुल. रिमेम्बर कि वो अब है हमारे पास, बिल्कुल, जिसके लिए हम बिल्कुल. कर रहे हैं. एक संध्या, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अब ये तो रही सारी बातें जो प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई थी और तब तक बहुत ध्यान रखते भी हैं. बिल्कुल ठीक. एंड वुमेन इज ऑल्सो वेरी कॉन्शियस कि मैं वेट बहुत ज्यादा ना पुट ऑन करूं, और यू नो लाइक वो सारी चीजें रखती हैं. द मोमेंट द चाइल्ड इज बॉर्न, और उसके बाद अब फीडिंग की भी बात आती है. कई बार फीड करा पा रही है, कई बार नहीं करा पा रही. उस वक्त जो बहुत सारी चीजें, बिकॉज वन शी इज गॉन थ्रू द प्रोसेस, एक और नई जान है जो अपने साथ बहुत कुछ लेकर आई है. उस वक्त कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि वो डाइट का ध्यान, मतलब वो क्योंकि शी इज डिपेंडेंट ऑन डाइट का एवरीवन ध्यान एल्स, नहीं रख पाती नहीं है. रख हाँ, पाती. हाँ, हाँ. और उस वक्त कहीं ना कहीं भूख भी बहुत लग रही होती है जब वो फीड कर रहे होते हैं. तो वो सारी चीजें जो कही हुई होती हैं, सारी बातें वो भूल जाते हैं. ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? देखिए, प्रेगनेंसी एक फेज़ हो गया, लैक्टेशन जिसमें फीड कराना. एक दूसरा फेज़ है लेडी का, फोकस शिफ्ट हो गया. पहले अपने पर फोकस था क्योंकि बेबी अंदर था, बेबी बाहर आ गया है. उसकी फिजिकल नीड्स हैं, स्लीप साइकिल है, बच्चा सो रहा है नहीं सो रहा है, तो लेडी को अपने आप को बेबी के साथ अलाइन करना पड़ेगा. होता ये है कि अगर बेबी सो रहा है तो हम सोचते हैं काम निपटा लें, तो काम निपटा लें तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती. और अगर लेडी की नींद पूरी नहीं हो पाएगी तो ऑब्वियसली वो इरिटेबल होगी. और मदर का एट पीस होना फीडिंग के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी लेडी को, लैक्टेटिंग मदर को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी कैलोरी रिक्वायरमेंट है. तो वो चीज़ें जो पहले कर रहे थे हमें अभी भी वो जारी रखना है. हमें न्यूट्रिशन का स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, दालें, दूध, दही, पनीर, सोया, जो भी हमने अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट किया था, हैंडी रखें आसपास. क्योंकि अब बेबी है, अब आप उतनी एक्टिव हो सकता है क्योंकि बच्चे को फीड करा रहे हैं, जाना पॉसिबल नहीं है, तो स्प्राउट्स आपके पास रेडी होने चाहिए. दाल का सूप, दाल बनाई, दाल का पानी रखा हुआ है, वो सूप बन गया. भुने चने आपके साइड में हैं, थोड़े से सीड्स या नट्स हम साइड में रख सकते हैं. तो इससे क्या है कि अगर मान लीजिए आपको रात को उठना पड़ा, आप रात को उठ रही हैं फीड कराने के लिए, तो यू हैव अ हैंडी फ्रूट. आपने एक फ्रूट खा लिया. आप थोड़ा लेट भी उठती हैं तो एटलीस्ट आपने कुछ खाया हुआ है जो न्यूट्रिशियस है. सीरियल मिल्क ले सकते हैं, मिल्क हैंडी है, ठंडा दूध लिया, आपके पास सीरियल है, म्यूजली है जिसमें कि थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं, सारे ऑल ब्रांड फ्लेक्स है, वो हैंडी है. आपने एक फिस्टफुल वो डाला, दूध में डाला और आपने वो ले लिया. तो बेसिकली समझना ये है कि अभी भी न्यूट्रिशियस खाना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट रखना है और चीज़ें अपने आसपास हेल्दी रखनी है, जिससे कि हमारा ध्यान जब जाए, जब भूख लगे तो हमें इजीली अवेलेबल हो. क्योंकि अवेलेबल नहीं होता है तो नज़र बिस्किट पे जाती है, नमकीन पे जाती है, ब्रेड्स पे जाती है. फाइबर अभी भी हमें लेना है. प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे तो हम इनडायरेक्टली बेबी को फीड करा रहे हैं, तो हमारा न्यूट्रिशनल इंटेक जो है वो ज़रूरी है. दूसरी एक मिथ है कि कई लोगों को लगता है कि हम पालक खाएंगे, हम पपीता खाएंगे तो बच्चे को गैस बन जाएगी, ये मदर के, हम दालें खाएंगे तो बच्चे को गैस बन जाएगी. माँ जब तक बहुत बहुत ज़्यादा गलत ना करे, बहुत सारे खाने पीने से कोई ऐसा असर बच्चे के ऊपर नहीं होता है. हाँ, हम चाय कॉफ़ी के लिए, कैफ़ीन के लिए मना करते हैं, वो जो बेसिक चीज़ें गलत हैं उनको मना करते हैं. बट आप हर तरह की सब्जियां, हर तरह की दाल, हर तरह का घर का बना हुआ पौष्टिक आहार खा सकते हैं. बस ये है कि दूध पीने के टाइम बच्चा जब हवा ले लेता है, कई बार उसकी वजह से बच्चे के पेट दर्द होता है, तो जब भी फीड कराएं वो एक बार उसको जो थपकी हम देते हैं वो करें, ताकि उसका गैस बर्प करना वो कराना ज़रूरी है, ताकि बेबी को हो जाए. अदरवाइज हमारी तरफ से कोई ये हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि आप ये सब नहीं खा सकते.
ये तो हो गया पौष्टिक में क्या खाना है। दूसरा हो गया मिथ्स को लेकर जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, कुछ ट्रेडिशनल गैलेक्टोगॉग्स है। गैलेक्टोगॉग्स यानी वो चीज़ें जो दूध बढ़ाने का काम करती हैं। तो ट्रेडिशनली हम लोग गोंद की बात करते हैं, गोंद हो गया, दूसरा जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, सौंठ हो गया। तो ट्रेडिशनली पानी में सौंफ, जीरा, अजवाइन, सौंठ, सौंठ होता है ड्राई जिंजर, और अजवाइन, जीरा, मोटी इलायची और सौंफ डाल के, और उसको थोड़ा थोड़ा ये 10-10 ग्राम डाल के 1-2 लीटर को अच्छे से बॉईल करके, और उस पानी को स्ट्रेन करके आप रख सकते हैं, एंड जो लेडी है वो उसको पी सकती है। बहुत ज़्यादा ना करें, कई लेडीज़ जो हैं वो बहुत टेस्ट सेंसिटिव होती हैं। नॉर्मली कहते हैं लैक्टेशन के टाइम हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिल्क भी एक तरह का फ्लूइड है, तो हमें रिप्लेनिश करना है, तो पानी ज़्यादा पीना है। तो अगर ये स्वाद नहीं पसंद आ रहा और उसकी वजह से पानी पीना बंद हो गया तो ये गलत हो जाएगा। सो पानी ज़्यादा, हम बोलते हैं कि पानी ज़्यादा पिए। पानी का मतलब फ्लूइड्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सूप हो सकता है, नींबू पानी, नारियल पानी। अगेन मैं जूसेस से ज़्यादा फ्रूट्स पे जोर देती हूँ, क्योंकि जूसेस में फाइबर्स कम होते हैं, शुगर ज़्यादा होती है, तो इससे बेहतर है कि हम फ्रूट्स खा लें, कैलोरीज अननेसेसरी हमें ना मिलें। खाने में हम ऑलरेडी सब कुछ खा रहे हैं। प्रेगनेंसी में हम जितना भी कैलोरी, प्रोटीन, न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे थे वो अभी भी ध्यान रखना है। सप्लीमेंट्स जो आप ले रहे थे, अगर आप कैल्शियम के लिए, आयरन के लिए, फोलिक एसिड, प्रोटीन सप्लीमेंट भी, कई बारी डाइजेशन उतना बढ़िया नहीं होता है, कई लोगों को हजम नहीं हो पा रही वो चीज़ होती हैं, चीज़ें नहीं खाया जाता है, उस वक्त हम सप्लीमेंट्स भी रेकमेंड करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि आपकी डाइटिशियन या गायनोकोलॉजिस्ट आपकी पूरी डाइट को देख करके बताएंगे कि हाँ कमी है। तो अगर वो चल रहा है तो हो सकता है कि हम चाहेंगे कैल्शियम आयरन सप्लीमेंट्स तो हम जब तक ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तब तक कंटिन्यू करेंगे। प्रोटीन अगर प्रेगनेंसी में कम था तो चांसेस हैं, अनलेस डाइट हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, क्योंकि लैक्टेशन में कुछ चीज़ें फिर वापस आ जाती हैं कि नहीं अब तो ठीक लगता है, पहले दिक्कत होती थी अब नहीं है। तो अगर आप में दिक्कत थी और ठीक हो गया है तब तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट अगर इनटेक जनरली कुछ लोग कम खाते हैं, नहीं खाया जाता, उस केस में हम प्रोटीन सप्लीमेंट को भी कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। सो ये है। और मिल्क जिनको पसंद नहीं है, कई लोगों को लगता है दूध पीने से ही दूध बनेगा, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत और स्ट्रेस दिया जाता है। हाँ, मतलब जो मदर पहले दूध नहीं भी पीती थी, अब बिकॉज शी इज फीडिंग तो उसके ऊपर कहा जाता है। सो दूध अगर पसंद नहीं है तो दूध को आप दही के फॉर्म में लीजिए, लस्सी के। दूध पे हमारा जोर इस वजह से होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन भी होता है और कैल्शियम भी होता है। मिल्क इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ कैल्शियम। सो प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम लोग को आसान है वो देना। सो जिनको दूध नहीं पसंद है वो दही ले ले, लस्सी ले ले, शेक ले ले। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि हमें उसे दूसरे फॉर्म में देना है, या सोया मिल्क फिर देंगे। बट सोया मिल्क भी अगर लेते हैं तो कैल्शियम फोर्टिफाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि सोया में अपने आप में कैल्शियम नहीं होता है। या पनीर के फॉर्म में ले सकते हैं हम, तो हम वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल। इनफैक्ट यही वो टाइम है जब ना वो जो वो 15 केजीज और 20 केजीज गेन किया था, उसका सबसे बड़ा थ्रेट आना शुरू होता है। बिकॉज फियर, एक तरफ तो वो फीड कर रही हैं तो सब लोग बोल रहे हैं ज़्यादा खाओ ज़्यादा खाओ, दूसरी तरफ अब ये है कि आई हैव टू थिंक अबाउट, मदर हैज़ टू थिंक अबाउट हर वेट लॉस। जो ये ज़्यादा खाओ टर्मिनोलॉजी ना, ये रॉन्ग है। हम कह रहे हैं सही खाओ। अगर मेरे पास एक मदर है जो 2 महीने की बेबी है, उस फीड करा रही है, वेट का कंसर्न है, वो मेरे पास आएगी तो मैं उसको डाइटिंग कराना नहीं शुरू करूँगी, मैं उसकी डाइट को सही करूँगी। यानी जो 1500, 1800 या 2000 कैलोरी है वो सही सोर्सेज से आए। दिक्कत ये है कि वो ज़्यादा में गलत चीज़ें ले रही हैं और ज़्यादा कैलोरीज ले रही हैं। सो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा शुगर पे जो हमारा जोर है उसको कम करने की ज़रूरत है। ईटिंग राइट इज़ द मैसेज। सही खुराक जो है अगर लेगी तो लैक्टेशन में अपने आप 6 से 8 महीने के अंदर कुछ वज़न लैक्टेशन की वजह से भी कम हो जाता है। तो अगर बेबी को फीड कराएं तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है वज़न कम करना। तो ये एक कारण है कि मैं बोलती हूँ ब्रेस्ट फीड कराइए, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराइए। दोनों के लिए अच्छा है, बच्चे के लिए अच्छा है और माँ के लिए भी अच्छा है कि वज़न कम हो रहा है। और प्रेगनेंसी के बाद जो कुछ रिजर्व्स हैं वो लैक्टेशन के लिए हैं, तो वो रिजर्व्स हम मोबिलाइज ही नहीं होने देते कि वो वहाँ पे इस्तेमाल हो, क्योंकि हम इतना खा रहे हैं। सो राइट ईटिंग करें, और 6 महीने के बाद हम वीनिंग जब बच्चे को करना शुरू करते हैं उस वक्त अपनी डाइट में भी हम देखें कि हमने क्या एक्स्ट्रा किया था।
ज़रूरत है कि आप एक एक्सपर्ट से, आप डाइटिशियन से मिल सकते हैं, उसमें हम फिर इवैल्यूएट करेंगे, धीरे धीरे कुछ चीज़ें हटाएंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे वही रहेंगे कि एक्स्ट्रा फैट नहीं, एक्स्ट्रा कार्ब्स नहीं, प्रोटीन्स हमने डाइट में, और धीरे धीरे गेटिंग बैक इनटू शेप। वॉकिंग इज़ समथिंग जो कि लैक्टेशन में भी अलाउड है, ब्रिस्क वॉकिंग इज़ समथिंग जो कि हमेशा किया जा सकता है। कुछ पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज जो कि हम बोलते हैं कि धीरे धीरे करना शुरू किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नॉर्मल डिलीवरी है तब तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपकी सिजेरियन सेक्शन है उस केस में भी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो कि राइट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी कैन बी डन। धीरे धीरे करके फिजिकली एक्टिव हम अपने आप को कर लें तो डेफिनेटली जो वज़न हमने गेन किया था वी कैन कम बैक टू आवर ओरिजिनल शेप। और टोन्ड बॉडी, ऑफ कोर्स लोअर बॉडी जो होती है, एब्डोमेन जो होता है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो उस मसल्स को टाइट करने के लिए एक्सरसाइजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और राइट डाइट का। सो दैट कैन बहुत आसानी से हो सकता है, इसमें कोई एंग्जाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस डर से कि आगे वज़न कैसे कम करेंगे, हम खाना पीना छोड़ दें, न्यूट्रिशन नहीं लें, तो आगे चल के इसके ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इनफैक्ट जो समझ में आया बात ये कि इवन इफ वी आर फीडिंग एंड वाइल फीडिंग ऑल्सो वी कैन हैव द राइट डाइट, तो वेट का जो लॉस है वो प्रोसेस शुरू हो सकता है। एग्जैक्टली, यू नो वी डोंट हैव टू वेट, बिकॉज क्या होता है कई बार कहा जाता है कि अभी वेट के बारे में नहीं सोचो, पहले बच्चे को खिला लो, बच्चा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बच्चा हो, तब अपने बारे में सोचना। सो द प्रोसेस कैन स्टार्ट एक्चुअली व्हेन शी इज फीडिंग। नहीं, लेकिन आप वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलेंगे, फोकस हमारा है हेल्थ। सो जब आप सही हेल्थ सोचेंगे तो वेट विल फॉल इन इट्स प्लेस ऑटोमेटिकली। हम क्यों अब कह रहे हैं कि अब वजन बढ़ाना है, अब घटाना है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जब बेबी ग्रो कर रहा है, जब कंसीव किया, तो धीरे धीरे करके आपकी डाइट ऑटोमेटिकली होती है। एक अवेयरनेस के साथ अगर वो काम किया जाए तो वो चीज़ तो अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा। सो उसके लिए अलग से चिंता, आप जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वही एक्सपैंड होगी। तो अगर हम यही सोच रहे हैं वजन बढ़ा घटा, तो पता चला वही उल्टी अच्छा, डायरेक्शन यही में एक हो रहा छोटी है। सी बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हाँ। जब बेबी 6 मंथ का था और आपने कहा वीनिंग, हाँ। ऐसे में ही टाइम पे बेबी को भी बाहर का फूड शुरू करा देते हैं। छोटा सा अगर आप हैं ही हमारे साथ, हाँ, हाँ, तो हाँ। राइट काइंड ऑफ फूड टू स्टार्ट विद द बेबी क्या होना चाहिए? देखिए, राइट काइंड ऑफ फूड के लिए हम कहते हैं बच्चे को जो इंट्रोड्यूस करना है, राइस बेस्ड मील हम इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं। बेसिकली बच्चे को कंसिस्टेंसी, तो हम शुरुआत में बोलते हैं लिक्विड, लिक्विड के बाद थोड़ा सेमी सॉलिड। अब वो दाल पानी का ज़माना गया तो हम राइस बेस्ड, आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं राइस बेस्ड सेरेलैक, वो स्टेप 1 स्टेप 2 के हिसाब से वो पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर एक फूड एक टेस्ट, नमक और चीनी 2 चीज़ें हम कहते हैं बच्चे के डाइट में नहीं डालना है, क्योंकि वो टेस्ट हमें नहीं, एंड वी डोंट वांट टू ओवरलोड द किड्स थिंग। एक चीज़ एक बार में इंट्रोड्यूस करें, तो मैश्ड बनाना, मैश्ड पोटैटो, आलू, सेरेलैक और राइस खिचड़ी, धीरे धीरे करके दाल, हल्की कोई दाल हो गई, खिचड़ी हो गई, धीरे धीरे करके हम वो कर सकते हैं। रागी इज़ आयरन रिच, बिकॉज 9 मंथ्स में एक फिजियोलॉजिकल आयरन डेफिशिएंसी बच्चों को होती है, तो हमें थोड़ा आयरन का भी ध्यान रखना होता है। तो रागी इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट विच कैन बी यूज और फॉर ये खिचड़ी, कौन से मंथ से दलिया। बच्चे को शुरू कर देना चाहिए? देखिए, 6 मंथ्स नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, हालांकि WHO तो कहता है कि 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, बट अर्बन पॉपुलेशन में ये कहा, हम कहते हैं कि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें, और 6 मंथ्स के बाद हम लोग वीनिंग शुरू करें। तो वीनिंग का मतलब है कि धीरे धीरे, सो धीरे धीरे का मतलब है कि हम 2 मील्स जो हैं बच्चे के इंट्रोड्यूस करें, जिसमें कि हम 1 मील सुबह और 1 मील शाम को इंट्रोड्यूस करें, और धीरे धीरे करके आफ्टर 2 और 3 डेज़ हम एक नया मील इंट्रोड्यूस करें। ऐसा नहीं कि आज हमने वेराइटी के नाम पे मल्टीपल चीज़ें शुरू कर दी, तो आज हमने थोड़ा सा सेरेलैक दिया तो 2-4 दिन हम वही चलाएंगे, फिर हमने उसमें थोड़ा सा केला, मैश केला कर दिया, उसके बाद फिर हमने, और जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है फिर हमें कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना होता है कि पहले थोड़ा पतला था तो अब थोड़ा थिक हो जाएगा, उसके बाद फिर हम मैश्ड के बाद कट पे आते हैं। और 1 साल का बच्चा इज़ गुड इनफ टू हैव अ रेगुलर मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, ऑफ कोर्स स्पाइसेस वगैरह हम बच्चों को नहीं बोलते हैं, धीरे धीरे करके हम वो माउथ फ्लेवर, मेरे पास 3-3 4-4 साल के बच्चे हैं जो कि चबाना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू च्यू, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं, वो उनके पेरेंट्स अभी भी खिचड़ी ग्राइंड करके मैश करके वो करने की ज़रूरत नहीं। खिचड़ी हमारा इंडियन बहुत बढ़िया एक वो है, जिसमें कि आप दाल चावल सारी सब्जियां डाल के ओवर कुक करके बच्चे को दही के साथ दें, सो दैट्स अ गुड थिंग। सो ग्रूल्स, ब्रॉथ्स, वेजिटेबल सूप्स,
ये सारी चीज़ें हम आराम से धीरे धीरे करके बच्चे की डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एलर्जीज़ का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि कुछ बच्चों में लैक्टोज़ की एलर्जी हो सकती है। काउज़ मिल्क हम इनिशियली नहीं इनिशिएट करते, हम कहते हैं फॉर्मूला मिल्क जो हैं, जिनमें कि वो बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके काउज़ मिल्क में एलर्जी का हमें थोड़ा सा डर होता है, तो वी हैव टू लुक एट दैट। अगर बच्चे को लूज मोशन या इस तरह का है तो पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाइए। कई बार कुछ बच्चों को वीट एलर्जी भी हो सकती है, तो वो एलर्जीज़ क्योंकि बच्चा नया इंट्रोड्यूस कर रहा है तो किसी तरह की उसको दिक्कत तो नहीं आ रही है, सो हमें वो फिगर आउट करना पड़ता है कि लूज़ मोशन ज़्यादा हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, ऐसा कुछ है, तो वो सिम्टम्स रिपोर्ट करने ज़रूरी हैं। और जब पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो बच्चे का वेट और ग्रोथ वो लोग मॉनिटर करते हैं, तो अगर बच्चे का वेट सही बढ़ रहा है, ग्रोथ सही हो रहा है, तो वी नो कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही चीज़ दे रहे हैं। तो वो मॉनिटरिंग बहुत ही क्लोजली हमें करना होगा टू इंश्योर कि हम सही चीज़ें सही दे रहे हैं। संध्या, थैंक यू सो मच जो इस पूरी बातचीत जो हमने आपके साथ की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास राइट इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ पाती है और फिर हम ट्रायल एंड एरर मेथड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। बिल्कुल समझने की ज़रूरत ये है कि हमें क्या करना है, क्योंकि आज हमारे पास नॉलेज आ गई है, उसे हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अभी तक के जो फियर्स थे, जो एंग्जाइटी थी और जो बाहर की आसपास से मिलती हुई इन्फॉर्मेशन थी, उन सबको सॉर्ट आउट करके मेरे लिए जो सही है वो मैं खुद ही डिसीजन ले सकती हूँ। और जैसा कि हमने कहा कि अगर सब कुछ अवेलेबल है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी मैं ले रहा हूँ, जो भी मैं ले रही हूँ, वो मेरे बच्चे को ही जाने, और एक बार जब वो बाहर आता है तब भी अगर मैं फीड कर रही हूँ तो वो मेरे लिए भी और मेरे बच्चे के लिए भी, चाहे वो वेट की बात हो, चाहे उसकी ग्रोथ की बात हो, वो सब बहुत ज़रूरी है। आगे और क्या कुछ कर सकते हैं वो फिर हमारे ही हाथ में रहने वाला है। अगर मन में कोई सवाल, कोई बात है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।